जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपेक्स द लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं विभोर श्रीवास्तव, जो कि मैं आप सभी के सामने संविधान पढ़ाने जा रहा हूं। कल मैंने आपको संविधान एंड संविधानवाद के बारे में कुछ बातें बताई थी और मैंने आपको बताया था संवैधानिक विकास के बारे में, और मैंने आपको बताया था प्रारूप समिति के बारे में आपको बताया था। आज मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी, इस पर चर्चा करना है। संविधान सभा में सीटें जो थी ईसाई की कितनी सीटें थी, एंग्लो इंडियन की कितनी सीटें थी, एंड पारसी एंड जनजाति सीट कितनी थी। इन सभी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो ईसाई की सीटें थी वो आपकी थी टोटल 6 सीटें, और आपको एंग्लो इंडियन एंड जो पारसी की जो सीट थी वो आपकी थी 3 सीटें, एंड जो आपकी जनजाति की जो सीट थी वो आपकी थी 6 सीटें। अब हम इसके बारे आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से समिति में कौन कौन अध्यक्ष थे। सबसे पहले हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ये किस किस समिति के अध्यक्ष थे। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं जो मैंने कल आपको बताया था। कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी। आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के सामने। तो हम बात करते हैं, आइए मेरे साथ। संघ संविधान समिति एंड संघ शक्ति समिति। एंड बात करते हैं अब हम राज्य समिति। इन सबके जो आपके अध्यक्ष थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। और जितना मैंने आपको इन तीनों के बारे में बताया है, ये आपकी थी बड़ी समितियां। ये क्या थी आपकी बड़ी समितियां। जो आपकी संघ राज्य समिति है ये आपके राज्य समझौते पर थी। राज्य में जितने भी समझौते होते हैं उनके आधार पर ये आपकी राज्य समिति बनाया गया था। इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब हम बात करते हैं प्रांतीय समिति की कौन थे, फंडामेंटल राइट एंड अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब हम उस पर चर्चा करते हैं। प्रांतीय समिति एंड फंडामेंटल राइट एंड अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल जी। कौन थे आपके? वल्लभ भाई पटेल। ये भी आपकी कौन सी समिति थी? ये थी आपकी बड़ी समिति। ये थी आपकी बड़ी समिति। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं झंडा समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति जी के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम बात करते हैं झंडा समिति, संचालन समिति। इसमें जो आपकी जो झंडा समिति थी वो आपकी छोटी समिति थी। जो आपकी थी झंडा समिति, ये आपकी कौन सी थी?
छोटी समिति। और बच्ची आपकी ये दोनों समिति, संचालन और प्रक्रिया समिति, ये आपकी थी बड़ी समिति। मैंने क्या बताया, जो आपकी झंडा समिति थी वो थी आपकी छोटी समिति, जो आपकी संचालन और प्रक्रिया समिति थी वो थी आपकी बड़ी समिति। अब एक क्वेश्चन आता है प्रीवियस पेपर में, आप सभी लोग देखना, झंडा समिति के अध्यक्ष आप सभी लोगों को तो पता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यदि वहां पर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो आप किसको लगाएंगे, तो आप लगाएंगे JV कृपलानी जी को। फर्स्ट प्रेफरेंस तो आप इसको दोगे, राजेंद्र प्रसाद जी को। यदि राजेंद्र प्रसाद जी ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको ऑप्शन किसको देना है, JV कृपलानी जी को। ये आपको सेकंड प्रेफरेंस इनको देनी है। यदि दोनों ऑप्शन आ गए साथ में तब तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टिक करना है। यदि राजेंद्र प्रसाद जी नहीं रहे तो आपको JV कृपलानी को टिक करना है। ये मैंने आपको नोट बता दिया है, इसको आप स्टार बना के नोट कर लेना। अब मैंने आपको बता दिया झंडा समिति छोटी समिति थी, संचालन प्रक्रिया समिति बड़ी समिति थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपके थे वो KM मुंशी। KM मुंशी थे। ये आपकी जो कार्य समिति जो है आपकी, ये आपकी थी बड़ी समिति। कौन सी थी ये, बड़ी समिति थी। हम बात करते हैं आगे, मूल अधिकार के अध्यक्ष कौन थे। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपका आंसर आएगा JV कृपलानी। कौन थे, JV कृपलानी। यह आपके थी बड़ी समिति। ये आपकी कौन सी समिति थी, ये आपकी थी बड़ी समिति। हम बात करते हैं आगे, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा HC मुखर्जी। कौन थे, HC मुखर्जी। ये आपकी थी कौन सी समिति, ये थी आपकी बड़ी समिति। मैंने आपको क्या क्या बताया, झंडा समिति, संचालन और प्रक्रिया समिति जी के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद JV कृपलानी ऑप्शन में है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देनी है। यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में नहीं है तो आपको JV कृपलानी को ऑप्शन में प्रेफरेंस देनी है। फिर मैंने आपको कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, KM मुंशी जी थे। ये बड़ी समिति थी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति क्या थी, ये बड़ी समिति थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, JV कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। ये क्या थी आपकी बड़ी समिति। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे। आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर आएगा पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जी थे आवास समिति के अध्यक्ष। ये आपकी जो समिति थी वो थी आपकी छोटी समिति। ये कौन सी समिति थी, छोटी समिति। मैंने आपको समिति के बारे में बताया जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो आज का जो सेशन स्टार्ट होगा वो होगा आपका संविधान, भारत का संविधान।
देखते हैं उसके बारे में। कब इसकी स्थापना हुई थी, इसको कितना समय लगा था, संविधान को बनने में कितनी बैठकें हुई थी, इस सभी का जवाब मैं आप सभी लोगों को दूंगा। जितना मैं आपको करा रहा हूँ इसको आप अच्छे से नोट डाउन करना और आप मेरे पे पूर्ण विश्वास करें। ईश्वर की कृपा से मैं आपको अच्छी ही जानकारी दूंगा और कंटेंट भी मैं अच्छा ही दूंगा, ताकि जो भारत के हर हर कोने में जो जो बच्चा पढ़ रहा है वो फ्री शिक्षा में वो अपने आप को संपूर्ण बना सके और सिलेक्शन ले सके। अब बात करते हैं हम संविधान के बारे में। मैंने आपको पहले बेसिक बताया कि आपको पता होने चाहिए संविधान एंड संविधानवाद में क्या अंतर है, तभी तो आप संविधान को जानेंगे। यदि मैं आपको डायरेक्ट संविधान पढ़ाने लगता तो आप कुछ समझते नहीं ना, इसलिए हमको बिल्कुल जीरो टू हीरो चलना है, मतलब बेसिक से स्ट्रॉन्ग की ओर लेकर चलना है। आप बस जैसे मैं आपको बताऊं आप वैसे ही चलते रहें, और मैं आपको बुक्स प्रिफर भी बताऊंगा और मेंस में आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है उस पर भी मैं आपको मार्गदर्शन अवश्य दूंगा। तो हम बात करते हैं संविधान। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे डियर स्टूडेंट? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें टोटल 11 बैठकें हुई थी। पूछ लेंगे आपको क्वेश्चन में, जब संविधान बना था टोटल कितनी बैठक हुई थी, तो आपकी जो बैठक हुई थी वो टोटल इसमें 11 बैठक हुई थी। अब आश्चर्यचकित वाली बात, इसमें 60 देशों का अवलोकन किया गया था। अवलोकन किया गया था। हमने 60 देशों का अवलोकन किया, तब जाके हमारा संविधान बना था। और इसके प्रारूप पर अब हम बात करते हैं। इसके प्रारूप पर जब हम इसके प्रारूप की बात करेंगे तो 1 से 14 दिनों तक विचार हुआ था, और इसमें जो रुपए खर्च हुए थे वो आपके हुए थे 64 लाख रुपए। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बैठकें 11 बैठक हुई थी, 60 देशों का अवलोकन किया गया था। इसकी जो प्रारूप हुई थी वो इसको प्रारूप को तैयार करने में 114 दिनों का समय लगे था, विचार हुआ था, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, और जनता से भी इसमें परामर्श लिया गया था कि संविधान सही है कि नहीं है, तो इसमें इतना समय लगा। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान का क्या हुआ था? अंगीकृत। कब? 26 नवंबर 1949 को। जब ये अंगीकृत हुआ था तो इसमें 16 आर्टिकल स्वतः ही ऐड हो गए थे। कितने? 16 आर्टिकल ऐड हो गए थे, इंक्लूडिंग हो गए थे। वो था आपको 394 सहित। अन्य किताबों में आप जब पढ़ोगे तो उसमें कुल 15 आर्टिकल के बारे में दे रखा है। अभी मैं आर्टिकल लिखवाऊंगा, 15 आर्टिकल उस किताब में खाली 15 तक चर्चा हुई है, लेकिन आर्टिकल 394 की चर्चा नहीं हुई। जो 16 आर्टिकल थे 394 सहित टोटल 16 आर्टिकल थे। ये किस किस बेस पर ये हमारे आर्टिकल जुड़े वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग, अंतरिम सरकार के अकॉर्डिंग एंड इलेक्शन के रिकॉर्डिंग। अब हम नोट डाउन करते हैं किस किस के रिकॉर्डिंग। सिटीजनशिप के रिकॉर्डिंग, इलेक्शन के रिकॉर्डिंग,
एंड अंतरिम सरकार के रिकॉर्डिंग, इन तीनों के बेस पे हमारा संविधान तैयार हुआ था। अब 16 आर्टिकल कौन कौन से थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो आर्टिकल थे आपके, मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले, आप स्टूडेंट मेरा विश्वास करना, आपको अपडेटेड होकर हुआ जो अपडेटेड क्वेश्चन है उसको ही तैयार कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कुछ किताबों में 15 आर्टिकल हैं लेकिन एक आर्टिकल का जिक्र नहीं है। तो 16 आर्टिकल की हम बात कर रहे थे, कौन कौन से थे? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393, ये मैंने आपको 16 आर्टिकल बताए। अब समय आता है 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू कर दिया था। कब किया था? 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू कर दिया था। एक क्वेश्चन आता है, हमने आखिरकार 26 जनवरी ही क्यों लिया? और भी तो डेट ले सकते थे, क्या खास है 26 जनवरी में जो सिर्फ हमने 26 जनवरी ही लिया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में भारत को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करी थी। इसके आधार पर ही 26 जनवरी को ही हमने संविधान को लागू करा था। मैंने आपको क्या बताया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था? 1930 का समय। कौन सा समय? 1930 का समय। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। उसी के अकॉर्डिंग हमने 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू करा था। जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपके हर खून में मॉडर्न हिस्ट्री ही याद आएगी, सपनों में, खाना खाते समय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। अब बात करते हैं आगे। आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। तो हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में भी, गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 26 जनवरी को। अब बात करते हैं, जब यह हमारा संविधान की शुरुआत हुई थी तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 ये समाप्त कर दिए गए थे। मैंने क्या बताया था? जब संविधान की शुरुआत हुई थी तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एंड भारत शासन अधिनियम 1935 इसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन एक अधिनियम ऐसा था जो समाप्त नहीं हुआ था, वो था आपका एबोलिश ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949। ये हमेशा लागू रहा था। मैं इसको रफ करता हूं। मैंने आपको ही बताया, इसको नोट डाउन कर लेना कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 ये समाप्त हो गए थे। लेकिन एक एक्ट था जो समाप्त नहीं हुआ था, वो आपका लागू ही था। वो कौन सा था? एबोलिश
ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 ये आपका लागू ही था। बाकी दोनों जो मैंने अधिनियम बताए थे, एक्ट बताए थे, वो समाप्त हो गए थे, लेकिन ये एक्ट आपका लागू ही था। अब बात करते हैं हम आखिरकार कुल शस्त्र कितने हुए थे, टोटल सेशन कितने हुए थे। जो आपके टोटल सेशन हुए थे, टोटल सेशन जो हुए थे आपके, वो हुए थे 13। प्रथम सत्र कब हुआ था आपका? 9 दिसंबर 1946 को। और आपका अंतिम सेशन जो था उसकी डेट क्या थी? उसकी डेट थी 24 जनवरी 1950। जो आपका अंतिम था 13, वो थी आपकी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ये आपकी कौन सी बैठक थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। और ये थी आपकी अंतिम बैठक। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को ये आपकी अंतिम बैठक हुई थी। मतलब 13 सेशन में ये सत्र चला था। अब बात करते हैं इसमें टोटल महिलाएं कितनी थी। इसमें जो आपकी टोटल वुमेन थी वो आपकी थी 15 महिलाएं थी। और 15 महिलाओं में से एक थी आपकी मुस्लिम महिला। कौन थी आपकी? मुस्लिम महिला भी इस सेशन में शामिल हुई थी, जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। कौन थी आपकी ये? बेगम एजाज रसूल। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना मैं करा रहा हूँ आप उसको लिख लीजिए। मेरा उद्देश्य है भारत के हर कोने में गरीब व्यक्ति के दिलों में मैं ये पूरा संविधान आप सभी लोगों के सामने अर्पित करने जा रहा हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास कीजिए, मेरे हर कंटेंट पे आप विश्वास कीजिए। जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, बिल्कुल भी आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन इसी से ही मैच होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने छोटे भाई बहन को बताएं कि हाँ, अब विकास पढ़ाई का जो अंधकार था वो अब नहीं रहेगा। अब घर घर में उजाला होगा, रोशनी होगी और आप सभी लोग भी दूसरों को आप पढ़ा सकते हैं, घर घर जाकर शिक्षित कर सकते हैं सभी लोगों को। आप विश्वास कीजिए, जितना मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको रिकॉल कीजिए, ताकि आपके छोटे भाई बहन भी भविष्य में उसको पढ़ सकें। अब हम बात करते हैं आगे संविधान में आखिर क्या क्या हुआ था। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आखिर कार्य क्या हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। यह आपको नोट डाउन कर लेना है। मैंने क्या बताया? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कार्य। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के आखिर कार्य क्या हैं, इसको भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में। पहला आपका ऑप्शन रखा मैंने अदर वर्क, फिर मैंने आपका लिखा संविधान बनाना। क्या बनाना? संविधान बनाना। फिर मैंने आपको एक अंतिम पार्ट दिया, कानून बनाना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अदर वर्क में क्या हुआ था आपका? कॉमन वेल्थ मेंबरशिप 1949 को। संविधान बनाने के जो चेयरमैन थे, इनके चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कानून बनाना, इसके जो आपके चेयरमैन थे
इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो थे आपके जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। मैंने आपको क्या क्या बताया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कार्य को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। अदर वर्क संविधान बनाना, कानून बनाना। अदर वर्क में कॉमनवेल्थ मेंबरशिप 1949, संविधान बनाना। चेयरमैन कौन थे इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कानून बनाने के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? आपके जीवी मावलंकर। इसी दिन आपका हुआ था राष्ट्रीय गान एंड राष्ट्रीय गीत। क्या क्या हुआ था? राष्ट्रीय गान एंड राष्ट्रीय गीत। मैंने आपको क्या क्या बताया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, कितने रेशियो पे इसको रखा गया, अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज। इसको कब अपनाया गया? 24 जुलाई 1947 को। किस अनुपात में? 3:2 के अनुपात में। कब? 24 जुलाई 1947 को 3:2 के रेशियो में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गान को हमने कब अपनाया। राष्ट्रीय गान को हमने अपनाया राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गान को अपना लिया। आखिर इसको गायक किस सन में गया? इसको जो गाने की जो तारीख थी वह थी आपकी 27 दिसंबर 1911। क्या बताया? 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया। आखिर कहाँ पर गाया गया ये भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए। किसके अधिवेशन में? कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया था। आप सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा गाया गया होगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रीय गान को गाया गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत। इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मैंने क्या बताया? राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया, लेकिन इसको सर्वप्रथम गाया कब गया था? इसको गाया गया था 1896 ईस्वी में। इसको सर्वप्रथम गाया गया था। आखिरकार राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? वो थे आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका वर्णन किस में किया गया है? आनंद मठ में इसका वर्णन किया गया है। और मैं जानकारी के अकॉर्डिंग दे दूं, 2002 के BBC न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताया गया है यह आपका विश्व का सेकंड सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। दो 2002 के BBC रिपोर्ट में बताया गया था कि ये विश्व का सेकंड सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है आपका राष्ट्रीय गीत। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुए थे, ये मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुए थे। राष्ट्रीय गीत को जब लाया गया था तो इसमें भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सुधार किया था। जो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा मैं उसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा। राष्ट्रीय गीत का भी एक अपना इतिहास है। और हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय गीत का जो सर्वप्रथम सेकंड पैराग्राफ है, पैरा है, वो तो आपका था संस्कृत भाषा में, लेकिन बाकी सभी कौन से लैंग्वेज में थे? आपके बांग्ला भाषा में राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। मैंने आपको क्या क्या बताया कि सर्वप्रथम इसका जो सेकंड पैरा है वो संस्कृत भाषा में और बाकी सभी आपका किस में था? बांग्ला भाषा में। ये मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कार्य बताए। कल मैं आपको बताने जाऊंगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य थे, अंतरिम सरकार में कौन कौन कितने मेंबर थे, और मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, पार्ट्स आखिर बनते कहते हैं, फिर अनुसूची के बारे में बताऊंगा। और मैं आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं।
और द अपेक्स प्लेटफॉर्म को आप सभी लोगों के दिल में बसा लीजिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।